नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहला रुख रायपुर की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगन्नाथ रथ यात्रा के पावन मौके पर सभी छत्तीसगढ़ वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा से प्रार्थना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली आए और सभी के घरों में सुख समृद्धि बनी रहे। इस रथ यात्रा को लेकर राज्य भर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को रतलाम में राइज एमपी 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस क्षेत्रीय उद्योग, कौशल और रोजगार सम्मेलन में वे न केवल निवेश परियोजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, बल्कि राज्य के युवा उद्यमियों से सीधे संवाद भी कर रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में स्थानीय स्तर पर उद्योगों का विकास, युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण और रोजगार अवसरों का विस्तार करना है। यह सम्मेलन सरकार के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पहल को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि एक गैर राजनीतिक मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। उन्होंने इसे 50 साल पुराना विवाद बताया और कहा कि पिछले 11 सालों से चल रही अघोषित इमरजेंसी की स्थिति भी गंभीर है। दिग्विजय ने बिना चार्जशीट गिरफ्तारी और जमानत न मिलने की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन आरएसएस प्रमुख ने भी आपातकाल का समर्थन किया था। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता डॉक्टर किरणमयी नायक और सदस्यों दीपिका शोरी, ओजस्वी मंडावी, सरला कोसरिया और लक्ष्मी वर्मा ने कलेक्टोरेट सभा कक्ष में महिला उत्पीड़न से जुड़े 10 प्रकरणों पर जनसुनवाई की। ये सुनवाई बस्तर जिले में 9वीं और प्रदेश स्तर पर 333वीं थी। आयोग ने महिला के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी कार्रवाई करने का संकल्प जताया। देखिए, अभी मैं पहले ये तो बता दूं कि छत्तीसगढ़ में आज राज्य महिला आयोग की जगदलपुर में लगातार 9वीं जन सुनवाई है और आज हमारे साथ यहाँ पर बस्तर संभाग प्रभारी दीपिका जी हैं और रायपुर संभाग प्रभारी लक्ष्मी जी हैं, दुर्ग संभाग प्रभारी ओजस्वी मंडावी जी और बिलासपुर संभाग प्रभारी सरला कोसरिया जी। हम नई सदस्यों की टीम के साथ आज आए हैं और प्रदेश स्तर पर 333 नंबर की जन सुनवाई है। आज यहाँ पर हमारे पास 8 मामले हैं, ये टोटल 3 मामलों की अभी तक सुनवाई है जिसमें दोनों पक्ष आए हैं। और अभी जो एक विवाद था, ये मतलब बुजुर्ग माँ की आड़ में मंझले बेटे के द्वारा संपत्ति हड़पने की एक साजिश चल रही थी। जो खुद भी लेक्चरर है गवर्नमेंट स्कूल में, उसका छोटा भाई जो बचपन से पढ़ा भी नहीं है, किसानी कर रहा है, उसने 90 साल की लगभग उम्र तक अपनी माँ का पालन पोषण किया है। देखिए, अभी मैं पहले ये तो बता दूं कि छत्तीसगढ़ में आज वहीं बालोद जिले के ग्राम तरौद में दूषित पानी की वजह से डायरिया फैलने से स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन अलर्ट हो गए हैं। गांव में पानी की पाइपलाइन में लीकेज के कारण प्रदूषित पानी पहुंचा, जिससे करीब 50 लोग बीमार पड़े। स्वास्थ्य विभाग ने अस्थायी चिकित्सा कैंप लगाकर लोगों का इलाज शुरू किया है और गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल शिफ्ट किया गया है। हालात अब सुधरने लगे हैं और टैंकर से स्वच्छ पानी की सप्लाई भी सुनिश्चित की जा रही है। 3 हुई मौतों को विभाग ने अन्य बीमारियों से जोड़ा है। प्रशासन ग्रामीणों से भी सतर्क रहने की अपील कर रहा है। में डायरिया के केस हुए थे जो 20 तारीख से हो रहा था। वहाँ पे 10 होने के लिए हमने जानकारी ली वहाँ पे किस कारण से डायरिया हो रहा है। तो पता चला कि वहाँ पे पाइपलाइन में लीकेज था जिसके कारण गंदा पानी अंदर जा रहा था, जिसके कारण से वहाँ पे डायरिया फैला था। हमने वहाँ अस्थायी रूप से कैंप लगाया था। उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर एवं अन्य कर्मचारियों के साथ हमने कैंप लगाया और लगातार लगा हुआ अभी भी है। तो आज 2-3 दिन से अभी मरीज है ओपीडी में नहीं आ रहे हैं और जो मरीज थे जिनको हमको सीरियस लग रहा था उसको जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया।
अदालत में डायरिया के केस हुए थे जो 20 तो वहीं भोपाल में पुलिस चला रही है एक विशेष अभियान जिसमें स्कूल और कॉलेजों में जाकर छात्राओं को पॉस्को, महिला अपराधों और धर्मांतरण विरोधी कानूनों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ये पहल छात्राओं को न सिर्फ कानून की जानकारी दे रही है बल्कि आत्मरक्षा की भावना भी जगा रही है। वहीं रायपुर से एक दुखद खबर सामने आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि और पद्मश्री सम्मानित सुरेंद्र दुबे का निधन हो गया है। हार्ट अटैक के बाद उन्हें रायपुर के एसीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। परिवार के करीबी सूत्रों ने इस खबर की पुष्टि की है। हास्य व्यंग्य के क्षेत्र में उनका योगदान अमूल्य माना जाता है और उनके निधन से साहित्यिक जगत में शोक की लहर है। पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जो हास्य व्यंग के प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम देश ही नहीं दुनिया में विख्यात किया था, आज वो हम लोगों के बीच नहीं रहे। ये छत्तीसगढ़ के लिए और विशेषकर साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। वो एक ऐसे हास्य व्यंग के कवि थे जिनकी पूर्ति हो पाना, उनकी कमी का पूर्ति हो पाना संभव नहीं है। हम सब लोग बहुत ही शोकाकुल हैं और आज उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ पर आए थे। प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को, हम सब लोगों को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जो हास्य व्यंग के प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम देश ही नहीं दुनिया में विख्यात किया था, आज वो हम लोगों के बीच नहीं रहे। तो वहीं मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करंजिया में बीएमओ डॉक्टर गोपाल मरावी का एक विवादित वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में डॉक्टर मरीज और उसके परिजनों की बेरहमी से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पीड़ित एक्सरे रिपोर्ट मांग रहे थे, जिस पर डॉक्टर ने अपना आपा खो दिया और हाथापाई पर उतर आए। पूरी घटना अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शुक्रवार सुबह से यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिससे प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सारे गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से हाथापाई करता हुआ ये डॉक्टर नजर आ रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश के नवगठित मऊगंज जिले में हनुमाना एसडीएम कार्यालय में भारी लापरवाही और कथित भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आई है। एसडीएम रशीम चतुर्वेदी पर नियमित कोर्ट न लगाने, आदेशों की अनदेखी और न्यायिक प्रक्रिया को ठप करने के आरोप है। कोर्ट में सुनवाई के नाम पर केवल ताले और इंतजार नजर आता है, जिससे ग्रामीण इलाकों से आए लोग दिन भर भटक कर लौट जाते हैं। दफ्तर में बाबुओं की मनमानी, फाइलों को रोकना और रिश्वतखोरी जैसे मामलों ने लोगों को बुरी तरह से परेशान कर दिया है। स्थानीय अधिवक्ताओं और आमजनों ने कलेक्टर संजय कुमार जैन से उच्च स्तरीय जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। अध्यक्ष महोदय संघ के भी वक्तव्य दे चुके हैं, हमारे भाई अश्विनी द्विवेदी जी भी दे चुके हैं। हम उनके वक्तव्य में सहमत हैं, पर जो माननीय एसडीएम न्यायालय में होना चाहिए प्रकरणों की सुनवाई, उस हिसाब से सुनवाई नहीं होती। वो अधिवक्तागण अगर अपनी फाइल में अर्जी मार्क कराने जाएं या कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है, तर्क सुनाना है, बहस करना है, उल्टा सीधा घुमाना, फाइल को पटरी से बाहर कर देना, ये सब तमाम समस्या चलती है और मैडम गर्म हो जाती हैं। प्रकरण का सही सुनवाई ना करके उलझा देना उनका काम है। जो हम कहना चाहते हैं वो कलेक्टर महोदय और कमिश्नर साहब तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसा आपने कहा कि हमारे यहाँ की समस्या हनुमाना की समस्या में न्यायिक प्रक्रिया में भारी समस्या है।
यहाँ एसडीएम को देखो तो उनको न्याय करने की मतलब ये है नहीं कि रास्ते नहीं मालूम, उनको नियम कानून नहीं मालूम है कि हम किस ढंग से कानून व्यवस्था करें, किस ढंग से फाइलों का निराकरण करें, किस ढंग से हम अपने कर्मचारियों को एकत्रित करके कहाँ कहाँ बैठा दें। ये मैडम जब से आई हैं तब से किसी न किसी कर्मचारी को इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ, मतलब जैसे काम न करने के उद्देश्य से वो अधिकारियों में और कर्मचारियों में वो उलझी रहती हैं। वकीलों को व्यक्तिगत रूप से नहीं परेशान किया जा रहा है, उनके द्वारा जो प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है उसकी विधिक रूप से प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है, तो उससे वकीलों को ये सामने भी प्रकरणों के निराकरण की परिधि में संकट है और पक्षकारों को भी है। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि कोर्ट भी नहीं लग रहा है प्रॉपर, कोर्ट भी नहीं लगता है कभी, नहीं कभी वो दिन निश्चित करती हैं, कभी बिना दिन निश्चित किए बैठती हैं, कभी कहती हैं कि सोमवार को बैठेंगे, बुधवार को बैठेंगे, शुक्रवार को बैठेंगे, फिर उस दिन भी नहीं बैठती हैं जो उन्होंने निर्धारित किया है दिन बैठने का अपने कार्यालय में, वो भी नहीं करती हैं और फिर जो मनमानी आता है वही करती रहती हैं। शासन प्रशासन जो उनके प्रशासनिक रूप से उनकी कोई पकड़ नहीं है, तमाम कर्मचारियों के बीच में अफरा तफरी मची है। पटवारियों का ट्रांसफ़र किया गया, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा तमाम कर्मचारी अधिकारियों का ट्रांसफ़र विभिन्न विभागों में किया गया, सभी रिलीव होकर अपने अपने नए पदस्थापना जगह में ज्वाइन कर चुके हैं। पर ये श्रीमती रश्मि चतुर्वेदी जी के द्वारा पटवारियों का जो ट्रांसफ़र किया गया है उनको आज तक रिलीव करने को तैयार नहीं है। वहीं एमसीबी जिला नगर पालिका निगम क्षेत्र के 40 वार्डों में हजारों लोग प्रदूषित और बदबूदार पानी पीने को मजबूर है। कई जगहों से पानी में कीड़े निकलने और नालियों का सीधे टंकी में पानी पहुंचने की शिकायत भी मिली है। पीएचई विभाग और नगर निगम की लापरवाही से स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां जैसे डायरिया, उल्टी और बुखार तेजी से बढ़ रहे हैं। स्थानीय लोग अधिकारियों की चुप्पी पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और साफ पानी की मांग को लेकर सड़क पर उतरने की चेतावनी दे रहे हैं। प्रशासन से सवाल उठ रहे हैं कि कब मिलेगा चरमेर वासियों को शुद्ध पेयजल और क्या फिर से कोई बड़ा हादसा होने के बाद ही सिस्टम जागेगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर मदेड़ तोयनार निवासी अनिल उर्सा की 11 महीने की बच्ची अल्पना को सोते समय करैत सांप ने डस लिया। परिवार ने बच्ची को तुरंत बीजापुर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से बेहतर इलाज के लिए मेकाज रेफर किया गया है। मेकाज के डॉक्टरों ने 4 दिनों तक लगातार निगरानी और इलाज के बाद बच्ची को जीवन दान दिया। डॉक्टर अनुरूप साहू ने बताया कि बच्ची को वेंटिलेटर पर रखा गया था और 97 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उसकी हालत स्थिर हुई है। ये सफलता चिकित्सा टीम के साथ की मिसाल है। दिनांक 17 जून 2025 को 11 माह की बच्ची अल्पना उर्सा, पिता अनिल उर्सा, निवासी तोयनार मद्देड़, जिला बीजापुर से बच्ची को अत्यंत गंभीर अवस्था में कैद सांप के काटने से लाया गया था। बच्ची की हालत एकदम नाजुक थी, उसका फेफड़ा काम करना बंद हो गया था और बच्ची बेहोशी की हालत में थी। बच्ची को तत्काल ही वेंटिलेटर मशीन में रख करके इंटेंसिव केयर थेरेपी ट्रीटमेंट दिया गया। सांप के काटने से लगने वाले सारे उपाय और कोमा बेहोशी के इलाज के लिए जितने उपाय संपूर्ण इलाज किया गया। बच्ची 17 तारीख से 20 तारीख तक लगभग 97 घंटा 4 दिन से अधिक समय तक से वेंटिलेटर में रखा गया। उसके बाद बच्ची को वेंटिलेटर से बाहर निकाल करके सीपेट या और ऑक्सीजन थेरेपी के साथ में और 4 दिन इलाज दिया गया। 24 तारीख को बच्ची पूर्ण स्वस्थ होने के बाद में उसको डिस्चार्ज किया गया, बच्ची की हालत पूर्ण सुधरने के बाद में। तो वही बस्तर जिले के कलेक्टर हरीश एस ने टीबी मुक्त भारत अभियान को साकार करने के लिए जिले के नागरिकों को निक्षय मित्र बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस पुण्य कार्य में सभी को आगे आकर सहयोग देना होगा। भारत सरकार साल 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का 9 सितंबर 2022 को शुभारंभ किया गया था। सभी को नमस्कार। टीबी मुक्त भारत अभियान के अनुसार टीबी मुक्त बस्तर के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है, जिसमें अभी तक इस साल में 650 मरीजों को हमने आइडेंटिफाई किया गया है
और लगातार हम लोग स्क्रीनिंग प्रोसेस को बढ़ाते जा रहे हैं सो दैट मैक्सिमम टीबी पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको ट्रीटमेंट करके उनको टीबी से मुक्त करने के लिए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि निक्षय मित्र का, जिसमें जन भागीदारी का सपोर्ट से हम लोगों को उन लोगों को गोंद लेने का है और उनको अतिरिक्त सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देने का है, जिसमें एक मरीजों के लिए 1 महीने का 1000 का आता है, इसमें 6 महीने का देना रहता है सो दैट एक मरीज के लिए 6000 का व्यय होता है। सो इसमें मैं बस्तर वासियों से अपील करता हूँ कि आप लोग इसमें टीबी मरीजों को सपोर्ट के लिए, अतिरिक्त न्यूट्रिशन के लिए आप लोग हमको जन भागीदारी के रूप में सपोर्ट करें। इसमें रेड क्रॉस भी काम कर रहा है, सो इसमें आप लोग सीधे फूड बास्केट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, या नहीं है तो हर मंथली फूड बास्केट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, या नहीं है तो आप लोग अमाउंट को रेड क्रॉस को दिया जा सकते हैं, जिससे रेड क्रॉस के माध्यम से उनको वो सहयोग हर महीने प्रोवाइड किया जाएगा। सभी को नमस्कार। टीबी मुक्त भारत अभियान के अनुसार टीबी मुक्त बस्तर के लिए जिला वहीं जशपुर जिले के 2 अनुविभागों में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। कलेक्टर रोहित व्यास ने आदेश जारी कर बगीचा अनुविभाग के लिए डिप्टी कलेक्टर प्रदीप राठिया को एसडीएम नियुक्त किया है। वहीं पत्थलगांव अनुविभाग का एसडीएम पद आकांक्षा त्रिपाठी के बिलासपुर तबादले के बाद रिक्त था, जिसे अब ऋतुराज सिंह बिसेन संभालेंगे। ये बदलाव प्रशासनिक कार्यों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं। तो बलरामपुर के शासकीय कॉलोनी में बीती रात अज्ञात चोरों ने 6 बंद घरों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। वारदात के समय घरों में कोई मौजूद नहीं था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। चोरी गए सामान की जानकारी जुटाई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल के साथ ही कोतवाली पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ भी जांच में लगी हुई है। कॉलोनी तहसील और एसडीएम कार्यालय के सामने स्थित है, जहां सरकारी कर्मचारियों के घर है। नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र में माड़ बचाओ अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने 25 जून से संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। इसी दौरान माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 महिला माओवादी कैडर सीमा एसीएम और लिंगे उर्फ राजू मारे गए हैं। उनके पास से इंसास राइफल, देशी बनी 315 राइफल, विस्फोटक सामग्री और माओवादी सहित साहित्य बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार और अन्य अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान माओवादी गतिविधियों को पूरी तरह खत्म करने के उद्देश्य से मानसून के दौरान भी जारी रहेगा। उन्होंने माओवादी सदस्यों से हिंसा छोड़ मुख्यधारा से जुड़ने की अपील की है। मुठभेड़